हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर फर्स्ट, जो हमारे पास है मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं। जैसे हमने लास्ट आपकी सेकंड ईयर के अंदर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमने उसमें देखा था कि जितनी भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक मेटल हमारे पास मेटल एटम या फिर हमारे पास आयन, हमारे पास जो मेटल एटम है हमारे और आयन है, वो क्या करते थे, किसी भी लिगैंड के साथ बाउंड होते थे और एक बॉन्ड फॉर्म करते थे, और वहाँ से हमें क्या मिलते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें मिलते थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे हो रही है हमारी। ठीक है, मेन हमारा यही रहेगा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी जानकारी लेंगे, एक टॉपिक पे बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो हमने स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉर्मल अगर हम बोलते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, मेनली यही कहते हैं हम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा कि जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारे, वो फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स के अंदर। और फर्स्ट हमारे पास आता है एडिशन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कह सकते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है नॉर्मल सोल्ट। ठीक है, जैसे अगर एडिशनल कंपाउंड को हम डिफाइन करें तो मेनली हम कहेंगे व्हेन टू कंपाउंड या व्हेन टू एलिमेंट मिक्स इन ए फिक्स रेशियो to form a compound, new compound। ठीक है, कि हमने कोई भी A प्लस B, हमारे पास क्या है, एक मेटल है, एक लिगैंड है हमारा, और यहाँ से दोनों आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। मेन ये रहेगा कि जितना हमारे पास ए का रेशियो है, उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, बी का। जैसे अगर हम बात करें तो ए हमारे पास 2 है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, 2। तो 2:2 हमारे पास, कि जब भी हम मिक्स करेंगे आपस में तो इनका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल सोल्ट्स की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हमें क्या चाहिए, कोई भी एक एसिड चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, कोई भी एक बेस चाहिए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक सोल्ट, प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, वाटर हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एडिशन कंपाउंड और नॉर्मल सोल्ट। बाद में अगर हम देखें तो एडिशन कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, डबल सोल्ट। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ठीक है, देखो डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट। डबल सोल्ट मेनली क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, सोल्ट्स विच lose their identity
and gives test of all ions present in complex। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि हम कोई भी एक कंपाउंड हमारा लेंगे, जैसे हमने ए कंपाउंड लिया, इसको हमने क्या बनाया, बी के अंदर हमने डिजोल किया इसे। जैसे हम इसे डिजोल करेंगे तो जो हमारा ए है वो अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लूज कर देगा, और एक नया कंपाउंड हमें देगा यहाँ से। और दूसरा क्या करेगा कि जो ये नया कंपाउंड बना है इसमें सारे के सारे क्या देंगे, अपने आयंस के टेस्ट देंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, देखो हमारे पास हम मोहर सोल्ट का एग्जाम्पल लेंगे। मोहर सोल्ट है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O। यहाँ पर अगर हम इसे क्या करें, जैसे हमने वाटर के अंदर इसे डिजोल किया है, जैसे ये वाटर में डिजोल होगा तो ये मोहर सोल्ट अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। लेकिन जो नया कंपाउंड हमारे पास बना है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में अपना टेस्ट देगा, NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में देगा, और SO4 2 नेगेटिव मतलब सल्फेट। तो ये तीनों क्या देंगे, अपने आयन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। अगर हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट को देखें तो ये क्या करता है, जैसे हमने कोई भी कंपाउंड लिया ए, इसको हमने क्या किया, डिजोल किया किसी भी दूसरे कंपाउंड बी के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक न्यू कंपाउंड तो फॉर्म कर रहा है हमारा, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है उसको दोबारा से क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, मीन्स अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, आइडेंटिटी को तो लूज नहीं कर रहा, उसे तो रिटेन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आयंस है वो क्या देंगे, सभी के सभी टेस्ट नहीं देंगे वहाँ पर हमारे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले कि हमने एक कंपाउंड लिया FeCN2 प्लस हमने क्या लिया 4KCN, यहाँ पर हम अगर इनको आपस में रिएक्ट करेंगे या फिर ये आपस में जब डिजोल होंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, FeCN6। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, FeCN2 हमने लिया था, इसको हमने इसमें डिजोल किया, नया कंपाउंड बना, तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, FeCN6 है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल हमारा कंपाउंड था या जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट था हमारा, उसने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को तो रिटेन कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या करेगा, Fe जो है 2 पॉजिटिव के फॉर्म में देगा, और CN हमारे पास साइनाइड नेगेटिव, ये दोनों तो क्या करेंगे, टेस्ट देंगे यहाँ पर, लेकिन जो हमारे पास के है पोटेशियम जो है हमारा, ये कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं देगा हमारा। ठीक है, तो सिंपल हम बताएंगे डबल सोल्ट है। डबल सोल्ट जब भी किसी भी कंपाउंड में या किसी के अंदर डिजोल होंगे तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट रहेंगे वो सभी के सभी क्या देंगे, अपने टेस्ट शो करेंगे। लेकिन दूसरा अगर हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को तो रिटेन करके रखता है, लेकिन जो सारे के सारे आयन उसमें प्रेजेंट है वो सभी टेस्ट नहीं देते हैं हमारे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है हमारे पास बॉन्डिंग। ठीक, देखो मेनली क्या है कि हमें पता है कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल है हमारे पास, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर हम ये कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे हैं,
एलिमेंट्स हैं हमारे, सारे के सारे क्या करते हैं, अच्छी टेंडेंसी रखते हैं टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्टिंग में हुआ तो ये काफ़ी साइंटिस्ट ने सोचा कि ठीक है, एक मेन हमारे पास एक्सपेरिमेंट करते हुए लैब के अंदर एक छोटा सा आइडिया दिमाग में आया कि हाँ, जब भी कोई भी ट्रांजिशन मेटल किसी लिगेंड के साथ कंबाइन होगी या कोऑर्डिनेट करेगी तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है उनकी, या वो किस बॉन्डिंग के थ्रू कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे वहाँ पर कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है हमारे पास। ठीक है, ये तो बता दिया कि एक कंपाउंड फॉर्म हो गए, लेकिन वो किस बॉन्डिंग के थ्रू हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले जो था 1893 के अंदर वर्नर ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी हमारे। ठीक है, और इसको क्या बोला गया था, इस थ्योरी को वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोला गया था इसे। ठीक है, देखो मेनली क्या, और इसी वजह से इसको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक, मेनली वर्नर ने क्या किया था कि जो हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है उसको 2 टाइप की वैलेंसी के बेस पे डिफ़ाइन किया था कि क्या है, हमारे पास मेटल एटम है हमारा या आयन है हमारा, प्लस हमारा जो लिगेंड है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया कि जो मेटल आयन है वो हमेशा क्या रखेगा, 2 टाइप की वैलेंसीज रखेगा। ठीक है, और इसी वैलेंसी के बेस पे वहाँ पर क्या होगी, बॉन्डिंग होगी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास वैलेंसी जो है इसकी वो है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकंड है हमारे पास वो है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब हम पहले प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो प्राइमरी जो वैलेंसी है हमेशा वो किससे रिलेट करती है, नॉर्मली क्या कहते हैं, इट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, कि जो हमारे पास मेटल एटम है या जो आयन है हमारे पास उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उसकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। दूसरा उसने क्या बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा किससे के थ्रू सेटिस्फाई की जाएगी, सिर्फ एनायंस के थ्रू सेटिस्फाई की जाएगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो नेचर होगा हमेशा वो कैसा होगा, इट इज़ आयनिक, हमेशा नेचर के अंदर। ठीक है, फोर्थ हम रीजन देंगे इसके लिए कि आयनिक होने के साथ ये कैसी है, आयनाइजेबल है ये हमेशा हमारी। ठीक है, दूसरा हम क्या कहेंगे, नॉन डायरेक्शनल है हमारी, और जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर होगी तो रिप्रेजेंट की जाएगी डॉटेड लाइन के साथ। बाई डॉटेड लाइन। ओके, तो ये हमारे पास क्या होंगी,
प्राइमरी वैलेंसीज कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी जो बॉन्डिंग है वो प्राइमरी वैलेंसी में अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो सबसे पहले क्या होगा, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही उसकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। दूसरा क्या होगा, जो एनायंस होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा। नेचर कैसा होगा इनका, आयनिक होगा, आयनाइजेबल होगा, मीन्स आयन की फॉर्म के अंदर डिवाइड हो जाएंगे ये, ठीक है। जब भी डिजोल्व होंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये नहीं होगा कि हमेशा लिगेंड की तरफ मूव करेंगे या मेटल की तरफ मूव करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं हमारे पास। और लास्ट हमेशा होगा कि जब भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हमेशा रिप्रेजेंट किए जाएंगे डॉटेड लाइन से हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। देखो जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है नॉर्मली वो क्या है, मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोई भी जो मेटल एटम या आयन है, एटम या आयन है हमारा, उसका क्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल है, ठीक है। तो वो उसकी क्या रहेगी, हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। सॉरी, दूसरा हम क्या रीजन यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या करे बताएगी, या तो ये क्या करेगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होगी न्यूट्रल लिगेंड के थ्रू, न्यूट्रल लिगेंड्स के थ्रू, या फिर वो किससे हो सकती है, नेगेटिव लिगेंड्स से, और या फिर क्या हो सकते हैं, बोथ टाइप ऑफ लिगेंड्स, कि हमारे पास कोई भी जैसे कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे पास मेटल के साथ लिगेंड हमारा अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो कोई भी न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है हमारे पास वहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी नेगेटिव लिगेंड हमारा, जैसे क्लोरीन हो गया हमारे पास, फ्लोरीन हो गया, इस टाइप से, ठीक है, साइनाइड हो गया हमारा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि किसी के अंदर भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों भी हो सकते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड भी हमारे पास हो सकता है और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, वहाँ पर नेगेटिव लिगेंड भी हमारा हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी होती है वो हमेशा क्या होती है, डायरेक्शनल होती है हमारी, कि जो हमारा मेटल होगा वो हमेशा मूव करेगा लिगेंड के पास, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है हमारी वो क्या रहती हैं, नॉन आयनाइजेबल होती हैं। देखो नॉन आयनाइजेबल किस बेस के ऊपर बोलेंगे, हमने क्या कहा है कि जो नेगेटिव आयन हुआ हमारा, जो नेगेटिव लिगेंड हुआ वो हमारा क्या हो गया, एनायन हो गया। अब जो एनायन है तो एनायन जो हमारा होगा वो सभी टाइप, बोथ टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, और अगर कोई भी एनायन सभी टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कभी भी आयनाइज नहीं होगा हमारा, कि वो एज ए कैटायन की तरह भी काम कर सकता है, एज ए एनायन की तरह भी काम कर सकता है हमारा वहाँ पर, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एज ए प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम कर सकता है और वो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी वहाँ पर काम कर सकता है। अब देखो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि कैसे हम बताएंगे कौन सी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है और कौन सी हमारी प्राइमरी। जैसे हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
हमारा ये है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी हमारी वो क्या हो सकती है हमारे पास। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ देखोगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, देखो NH3 है, न्यूट्रल होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज होता है, 3 है, तो यहाँ पर कितनी हो गई +3 हमारे पास। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या हो गई प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, दूसरा क्या बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी जो वैलेंसी हुई हमारी वो यहाँ पर क्या हो गई NH3, और ये हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पर क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो हमें मिल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या है +6। मतलब प्राइमरी वैलेंसी हमारी क्या है 3 और सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास क्या है 6 हमारी। ठीक है, तो कंपाउंड हमारा कैसे फॉर्म हो जाएगा, मेटल हो गई हमारी। अब देखो 6 के लिए हम नॉर्मल बताते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा NH3 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 NH3। हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे प्राइमरी वैलेंसीज को बताएंगे। 6 हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी हो गई है कंपाउंड के अंदर। अब हम देंगे प्राइमरी वैलेंसी को, तो यहाँ पर क्या करेंगे कहीं पर भी सेंटर के अंदर 3 हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई प्राइमरी वैलेंसी और ये हमारे पास क्या हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर मिल गई है हमारी। क्लियर है, चलिए। तो ये तो था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बेस के ऊपर कंपाउंड जो थे उनकी बॉन्डिंग हमारी। ठीक है, लेकिन देखो जो वर्नर ने जब ये बताया था तो उसने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ना और वहाँ पर उसने दिखा दिया, लेकिन इसकी कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं था हमारे पास। ठीक है, इसका तो इसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट हुए और उन्होंने फिर क्या किया, इसके लिए थ्योरिकल बेस ढूंढना स्टार्ट किया कि हम थ्योरिकली इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। और जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया वो किसने दिया था, सैडविक ने दिया सबसे पहले। ठीक है, और उसने क्या बताया, मेनली उसने सजेस्ट किया कि कोई भी जो मेटल आयन है हमारे पास, मेटल आयन और एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर from ligands until it achieves noble gas configuration, या कह सकते हैं नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इससे एक टर्म आई हुई हमारे पास और उससे हमें क्या मिला, उसे क्या बोला गया, EAN रोल हमारा। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हुआ, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो सिंपल वे में हम कह सकते हैं सैडविक ने क्या बताया कि कोई भी जो मेटल आयन है हमारे पास वो लिगेंड से तब तक इलेक्ट्रॉन लेती रहेगी तब तक वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को
अचीव ना कर ले, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो सेम केस हमारा यहाँ पर था, ठीक है। और इसे हमने क्या बोला था, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारे पास। क्लियर है। देखो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोई भी मेटल, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द सेंट्रल मेटल एटम। मेटल आयन हमारा, ठीक है। या दूसरा हम इसे क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स possessed by सेंट्रल मेटल आयन, कि कोई भी जो या तो क्या करे कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसने लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अचीव करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सके वहाँ पर, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास। तो ये हमारा क्या था, EN रोल था यहाँ पर। क्लियर है हमारे पास। देखो वर्नर ने तो मेन बेसिक थ्योरी सबसे पहले दी थी, इसीलिए इसको मेन बोला जाता है कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम बॉन्डिंग देखें यहाँ पर तो केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे थ्योरीज़ दी गई थी, और वो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। वो हमारे पास क्या थी, फर्स्ट हमारी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी, जिसे हम क्या कहते हैं, VBT हमारे पास, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी, CFT। और लास्ट हमारे पास थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी, MOT हमारे पास, ठीक है। ये मेन 3 थ्योरी थी जो क्या बताती हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या किया, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमने देखी है। क्लियर है। वहाँ से जो टर्म थी वो सारी क्लियर हो गई हैं हमारी। अब हम यहाँ पर देखेंगे VBT थ्योरी हमारी। VBT थ्योरी देखने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दो, एक छोटा सा असाइनमेंट लगा सकते हो आप। जैसे हमारे पास क्या है, इनकी आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के देखना। Cl2। सेकंड हमारे पास तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है इनकी, और वहाँ पर हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के देखेंगे इनकी, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा वर्नर थ्योरी का थोड़ा सा होमवर्क हमारा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, VBT थ्योरी हमारे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।